फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है संज्ञान एवं सीखना। तो इसमें यूनिट सेकंड है, बच्चे किस प्रकार समझते हैं। तो देखेंगे, लॉन्ग आंसर है, देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, संवेदना के प्रकारों का उल्लेख करें। तो संवेदना के प्रकार देखेंगे, ज्ञानेंद्रियों के अलावा शरीर की मांसपेशियों, शरीर के भीतर के अंग आदि भी संवेदनाओं के कारण है। हैरिक्स ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू न्यूरोलॉजी में उनकी बहुत लंबी सूची दी है। संवेदना का वर्गीकरण इंद्रियों के माध्यम पर किया गया है, इसलिए संवेदना के प्रकार निम्नलिखित हैं। तो देखेंगे, फर्स्ट है ग्राह्य संवेदना। नाम कान द्वारा गंध होती है, या सुगंध, या वायु गंध, या मसालों की गंध, किसी भी प्रकार की गंध कह सकते हैं, रंग की गंध या जलने की गंध तथा दुर्गंध आदि विभिन्न संवेदनाएं घ्राण संवेदना के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, स्वाद संवेदना देखेंगे, जीभ से संबंधित है यह। इसके द्वारा अनेक संवेदना की अनुभूति होती है। जीभ द्वारा खट्टा, मीठा, कड़वा तथा नमकीन आदि स्वादों का अनुभव होता है, जिसे हम स्वाद संवेदना कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है दृष्टि संवेदना। दृष्टि संवेदना देखेंगे, दृष्टि संवेदना नेत्रों द्वारा होती है। जो दृष्टि संवेदना है वो नेत्रों द्वारा होती है। जो मानव नेत्रों द्वारा जो अनुभव नेत्रों द्वारा होते हैं वे सभी दृष्टि संवेदना के अंतर्गत आते हैं। दृष्टि संवेदना में बताया गया है कि जो अनुभव हमें नेत्रों के द्वारा प्राप्त होते हैं उससे दृष्टि संवेदना के अंतर्गत वो आते हैं। आँख की रचना में दंड तथा शंकु द्वारा अंधकार तथा प्रकाश की संवेदना की अनुभूति होती है। स्नायु वेग दृष्टि स्नायु तक पहुँचता है, वहाँ तक अन्य कोष की सहायता से क्रियाशील होती है। दृष्टि संवेदना की लंबाई प्रचुर शुद्धता निहित है। रंगों की पहचान दृष्टि संवेदना के कारण होती है। यदि जो हम रंगों की पहचान करते हैं तो वो दृष्टि संवेदना के कारण ही कर पाते हैं। अंधकार तथा प्रकाश की अनुकूल भी इसी के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट देखेंगे, स्पर्श संवेदना। स्पर्श संवेदना हमारी त्वचा से है कि अनेक संवेदनाएं हम ग्रहण करते हैं। त्वचा से हम अनेक प्रकार की संवेदनाएं होती हैं, उनको हम ग्रहण करते हैं। यह अनुभूति पीड़ा द्वारा होती है। स्पर्श दाब से त्वचा की संवेदना का पता चलता है, जैसे आँख है, उंगलियां हैं, नाक है, ओंठ है, बाल हैं आदि में दबाव बिंदु अधिक होते हैं, अतः ये अधिक संवेदनशील होते हैं। ठंडा और गर्म आदि भी संवेदना के द्वारा ही हमें स्पर्श संवेदना से पता चलता है। नेक्स्ट देखेंगे, श्रवण संवेदना। हमारे कान ध्वनि की उत्तेजनाओं को ग्रहण करते हैं। जो हमारे कान है वो उत्तेजनाओं को ग्रहण करते हैं, और कान का बाहरी तथा मध्य तथा आंतरिक भाग हम अपनी रचना विशेष के कारण ध्वनि को ग्रहण करता है, और ध्वनि कर्णनलिका द्वारा ढोल से टकराती है और इसकी हड्डियों में कंपन होने लगता है, और इसकी सूचना मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। यहाँ पे मस्तिष्क है, इसकी सूचना मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। और स्वरोत्कर्ष, स्वर की तीव्रता तथा स्वर की विषमता, परिचायकता, अंतर स्वर की तथा आच्छादन श्रवण संवेदना के विविध रूप हैं। स्वराघात, अंतरस्वर तथा आच्छादन श्रवण संवेदना के विविध रूप हैं। ये सभी श्रवण संवेदना के विविध रूप हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मांसपेशी संवेदना। शरीर की सभी मांसपेशियों की गतिविधियों को देखकर संवेदना करना, उनसे संबंधित गतियों का प्राप्त करना, ये मांसपेशीय संवेदना होती है। मांसपेशीय संवेदना शरीर के सभी मांसपेशियों की गतिविधियां ही मांसपेशीय संवेदना कहलाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, शारीरिक संवेदना। शारीरिक संवेदना देखेंगे, शरीर के अंदर के अंगों द्वारा प्राप्त होने वाले सब प्रकार की अनुभव शारीरिक संवेदना है। कहने का तात्पर्य है कि जो अंगों के द्वारा सभी प्रकार का यदि अनुभव हो उसे शारीरिक संवेदना कहते हैं। संवेदना के माध्यम से शरीर की सभी गतिविधियों का अनुभव किया जाता है। जो संवेदना है उसके माध्यम से शरीर की हम कोई भी गतिविधियों का भी अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, संवेदना के इन समस्त प्रकारों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे स्वाभाविक है, शरीर गति प्रतिरोध,
और शारीरिक में है अंग है प्रत्यंग से प्राप्त विशिष्ट दृष्टि, श्रवण, स्वाद, स्पर्श में रखा जा सकता है। संवेदना के विषय में मन ने कहा है कि स्नायुविक संवेदना हमारी मांसपेशियों और जोड़ों व नसों में ग्रहण किया है। ये मन का कहना है कि संवेदना हमारी मांसपेशियों और जोड़ों व नसों में ग्रहण किया है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यय और अप्रत्यक्ष ज्ञान क्या है। प्रत्यय निर्माण विभिन्न स्तरों का वर्णन कीजिए। तो प्रत्यय ज्ञान का अर्थ व स्वरूप देखेंगे कि बालक कुत्ते को पहली बार देखता है और कुत्ते की 4 टांगें हैं, 2 आँखें हैं, एक पूँछ है, सफ़ेद रंग है। उसे देखकर बालक एक विशेष कुत्ते का ज्ञान हो जाता है। कहने का मतलब है प्रत्यय ज्ञान में बताया गया है कि बालक पहली बार कोई कुत्ते को देखता है तो उसकी 4 टांगें हैं, 2 आँखें हैं, एक पूँछ है और उसका सफ़ेद रंग है। उसे देखकर बालक को एक विशेष कुत्ते का ज्ञान का अनुभव होता है, इसलिए क्योंकि उसे केवल एक विशेष खास कुत्ते का ही उसे ज्ञान है, आम कुत्तों का भी उसे ज्ञान नहीं हुआ है। आगे देखेंगे। कुछ समय के बाद बालक उसी कुत्ते को फिर देखता है और उस अवसर पर कुत्ते का विशेष ज्ञान उसे यह जानने में सहायता देता है कि उसने उसे पहले कभी देखा है और कुत्ते को न देखने पर भी उसे उसका स्मरण रहता है कि बालक उस कुत्ते को अनेक बार देखता है, वह और भी अनेक कुत्तों को देखता है। इस प्रकार उसे कुत्ते का सामान्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उसके मन में कुत्ते से एक विचार की प्रतिमा या पहचान या पैटर्न का निर्माण हो जाता है। इसी विचार या प्रतिमान या सामान्य ज्ञान को प्रत्यय कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये बताया गया है बालक जब पहली बार एक कुत्ते को देखता है। आगे देखेंगे। प्रत्यय निर्माण किस तरह होता है देखेंगे। प्रत्यय का निर्माण करने में बालक को 5 स्तरों से गुजरना पड़ता है। तो देखेंगे वो कौन कौन से स्तर हैं जिससे बालकों को गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट फर्स्ट है पृथक्करण। पृथक्करण देखेंगे। बालक दोनों कुत्तों की विभिन्नता और समानता की बातों को पृथक करता है। भिन्नता केवल रंग के कारण है, समानता अनेक बातों के कारण है, पर इन समानताओं या गुणों को भिन्नता से अलग करके जोड़ देता है। ये पृथक्करण में बताया गया है। पृथक्करण में बताया गया है कि बालक दोनों कुत्तों की विभिन्नता और समानता की बातों को अलग अलग करता है और भिन्नता केवल रंग के कारण, समानता उनकी बातों में भी भिन्नता होती है, उनके गुणों में भी उनकी भिन्नता को अलग अलग करके उनको जोड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे। परिभाषा देखेंगे। परिभाषा निर्माण देखेंगे। बालक उपयुक्त 4 स्तरों से गुजरने के बाद कुत्ते के प्रत्यय का निर्माण कर लेता है। यह प्रत्यय उसे कुत्ते का सामान्य ज्ञान प्रदान करता है। हम उसे यह ज्ञान केवल वर्णन या परिभाषा के द्वारा प्रदान कर सकते हैं। जो हम उसको ज्ञान देते हैं वो केवल वर्णन या परिभाषा के द्वारा ही प्राप्त करवा सकते हैं। जब हम उसके सामने कुत्ते का वर्णन करते हैं, जब किसी विशेष कुत्ते के बारे में ना सोचकर सामान्य रूप से कुत्ते के बारे में सोचता है, वही उसका वास्तविक प्रत्यय है और जिसका उसे मन में निर्माण हो गया है। आगे देखेंगे। निरीक्षण देखेंगे। बालक बोलना सीखना से पहले प्रत्ययों का निर्माण करने लगता है। कहने का तात्पर्य है कि जब बालक बोलना और सीखना सीखता है, उससे पहले वह प्रत्ययों का निर्माण करने लगता है। वह प्रथम बार अनेक वस्तुएं देखता है और उनके प्रत्ययों तथा मानसिक प्रतिमाओं और निर्माण करता है। उदाहरणतः वह सफ़ेद रंग का कुत्ता देखता है, फलस्वरूप उसे उसके प्रत्यय का ज्ञान हो जाता है। दूसरे शब्दों में वह कुत्ते का निरीक्षण करके उसके प्रत्यय का निर्माण करता है और कुछ समय बाद वह रंग का कुत्ता देखता है, वह एक अलग रंग का कुत्ता देखता है, उसका निरीक्षण करके वह उसके प्रत्यय का भी निर्माण कर लेता है। आगे देखेंगे। तुलना देखेंगे। निरीक्षण द्वारा बालक अपने मन में कुत्ते के 2 प्रत्ययों का निर्माण कर लेता है, एक सफ़ेद कुत्ता और एक काला कुत्ता। उसके बाद वह उन दोनों प्रत्ययों की तुलना करता है। उसने
दो कुत्ते देखे, दोनों का रंग भिन्न है। इस भिन्नता के होते हुए भी वह उसमें समानता पाता है। आगे देखेंगे, सामान्यीकरण देखेंगे। सामान्य गुणों का संग्रह करने के कारण बालक के लिए काले और लाल, सफ़ेद आदि रंगों के कुत्तों में कोई अंतर नहीं रह जाता है, अतः कुत्ते का प्रत्यय या प्रतिमा स्पष्ट रूप धारण कर लेता है। अब वह किसी भी कुत्ते को कुत्ता कहता है, कोई भी कुत्ता वह देखता है तो उसको कुत्ता ही कहता है। इस प्रकार उसे कुत्ता जाति का ज्ञान हो जाता है। सामान्यीकरण में बताया गया है कि बालक कोई काले या लाल या सफ़ेद कोई भी रंग का कुत्ता देखता है तो उसमें कोई अंतर नहीं होता है, वह यह जान जाता है और उसका प्रत्यय का निर्माण हो जाता है और वह जान जाता है और वह इस प्रकार उसे कुत्ता जाति का ज्ञान हो जाता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्षीकरण का क्या तात्पर्य है? बालक की शिक्षा में इसकी उपयोगिता सिद्ध कीजिए। इसमें बताया गया है प्रत्यक्षीकरण क्या है, तो देखेंगे यह एक मानसिक प्रक्रिया है। जो प्रत्यक्षीकरण है वो एक मानसिक प्रक्रिया है। संवेदना द्वारा प्राप्त ज्ञान में अर्थ नहीं होता है, जबकि प्रत्यक्षीकरण में अर्थ निहित होता है। प्रत्यक्षीकरण में बताया गया है कि इसमें अर्थ निहित होता है, इसलिए प्रत्यक्षीकरण द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो सविकल्प प्रत्यक्ष भी कहते हैं। इसे सविकल्प प्रत्यक्ष भी कहते हैं। जब बच्चा कोई आवाज़ प्रथम बार सुनता है तब उसे उसका कोई पूर्व अनुभव नहीं होता है। वह यह नहीं जानता कि यह आवाज़ किसकी है और कहाँ से आ रही है, और आवाज़ के किस प्रकार के ज्ञान को संवेदना कहते हैं। तथा कहा बताया गया है कि कोई बच्चा है वो पहली बार कोई आवाज़ सुनता है, उसे पता नहीं होता है कि ये आवाज़ किसकी है और कहाँ से आ रही है। आवाज़ के इस प्रकार के ज्ञान को संवेदना कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, प्रत्यक्षीकरण का शिक्षा में महत्व। तो देखेंगे प्रत्यक्षीकरण में शिक्षा का महत्व देखेंगे। वर्तमान समय में सभी शिक्षा शास्त्री प्रत्यक्षीकरण या प्रत्यक्ष ज्ञान के महत्व या उपयोगिताओं को स्वीकार करते हैं। बताया गया है कि जो शिक्षा शास्त्री हैं या प्रत्यक्षीकरण या प्रत्यक्ष ज्ञान या महत्व है वो उपयोगिताओं को स्वीकार करते हैं। इसलिए बेसिक विद्यार्थियों और मॉन्टेसरी स्कूलों और इसी प्रकार के अन्य शिक्षा संस्थानों की व्यवस्था दिखाई देती है। बालक की शिक्षा में प्रत्यक्ष ज्ञान का महत्व है, इस पर हम निम्नलिखित पंक्तियों में प्रकाश डाल रहे हैं। तो देखेंगे, फर्स्ट है प्रत्यक्षीकरण का आधार ज्ञानेंद्रियां हैं। जो प्रत्यक्षीकरण का आधार वो ज्ञानेंद्रियां हैं और अतः बालक की ज्ञानेंद्रियों को सबल रखने तथा स्वस्थ बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। आगे देखेंगे, प्रत्यक्षीकरण बालक की विभिन्न बातों का वास्तविक ज्ञान है। जो प्रत्यक्षीकरण है वो बालकों की बातों का वास्तविक ज्ञान है, अतः उसका परोक्ष ज्ञान प्रभावपूर्ण बनता है। नेक्स्ट है, प्रत्यक्षीकरण बालक के ज्ञान को स्पष्टता प्रदान करता है। जो प्रत्यक्षीकरण है वो बालक के ज्ञान को स्पष्टता देता है। नेक्स्ट है, प्रत्यक्षीकरण बालक के विचारों का विकास करता है। जो बताया गया है कि जो प्रत्यक्षीकरण है वो बालक के विचारों का विकास करता है। नेक्स्ट देखेंगे, बालक के प्रत्यक्षीकरण का विकास करने के लिए उसे अपने आसपास के वातावरण, संग्रहण और इमारतें तथा उन अन्य उपयोगी स्थानों को देखने के अवसर दिए जाने चाहिए। और नेक्स्ट रायमन के अकॉर्डिंग देखेंगे, रायमन ने क्या बताया है, प्रत्यक्षीकरण बालक को ध्यान केंद्रित करने का प्रशिक्षण देती है। उन्होंने बताया है कि जो प्रत्यक्षीकरण है वो बालक को ध्यान केंद्रित करने का प्रशिक्षण देती है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है, बालक के प्रत्यक्षीकरण का विकास करने के लिए शिक्षक को पढ़ाते समय विविध प्रकार की शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। इसमें बताया गया है कि जब बालक के प्रत्यक्षीकरण का विकास कर रहे हो तब शिक्षक को अनेक प्रकार की शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे,
प्रत्यक्षीकरण बालक की स्मृति और कल्पना की प्रक्रियाओं को क्रियाशील बनाता है। उसमें बताया गया है कि जो प्रत्यक्षीकरण है बालक की स्मृति और कल्पना की क्रियाओं को क्रियाशील बनाता है। जैसे कह सकते हैं कि फुटबॉल का मैच देखने के बाद ही बालक उस कुशलतापूर्वक निबंध लिख सकता है। उसमें बताया गया प्रत्यक्षीकरण में यदि कोई बालक को स्मृति और कल्पना की क्रियाओं का क्रियाशील बनाता है तो बालक को जैसे फुटबॉल का मैच दिखाने के बाद वह अच्छे से कुशलतापूर्वक उस पर निबंध जरूर लिख सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, बालक के प्रत्यक्षीकरण का विकास करने के लिए उसे स्वयं क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करने तथा वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करने और बनाने के लिए उसे प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। इसमें बताया गया है कि प्रत्यक्षीकरण में बालक को वास्तविक ज्ञान तथा वस्तुओं का प्रयोग करने पर उसे बनाने के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। रायवन के अकॉर्डिंग देखेंगे, रायवन ने क्या कहा है, प्रत्यक्षीकरण व्याख्या करने की प्रक्रिया है। रायवन ने बताया है कि जो प्रत्यक्षीकरण है वो व्याख्या करने की प्रक्रिया है, अतः यह बालक को व्याख्या करके करने योग्य बनाती है। ये रायवन के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आप क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आप क्या करेंगे। तो VN के अनुसार है, इन्होंने बताया है कि विद्यालय कार्य की एक मुख्य समस्या सदैव अवधान की ही समस्या रही है और इसलिए इसे शिक्षक को प्रारंभ में यह आदेश दिया जाता है कि कक्षा के अवधान को केंद्रित रखिए। इसमें बताया गया है, VN के ने बताया है कि जो एक अवधान की समस्या है वह सदैव रही है, इसलिए शिक्षक को यह आदेश दिया जाता है कि कक्षा के अवधान को केंद्रित रखें और कक्षा या बालकों को अवधान केंद्रित करने या रखने के लिए निम्नलिखित उपायों का प्रयोग में उन्हें लाया जाना चाहिए। तो उपयोग बताए गए हैं। फर्स्ट है, सहायक सामग्री बालकों के ध्यान को केंद्रित करने में सहायता देती है, अतः शिक्षक को पाठ से संबंधित सामग्री का प्रयोग अवश्य करवाना चाहिए। उन्होंने बताया है, BN ने बताया है कि जो बालक है उनको ध्यान केंद्रित करने के लिए शिक्षक को पाठ से संबंधित सामग्रियों का भी प्रयोग करना चाहिए। आगे देखेंगे, जो अध्यापक शिक्षण के समय बालकों की रुचियों का ध्यान रखता है वह उसके ध्यान को केंद्रित करने में भी सफल होता है। जो BN है उन्होंने बताया कि अध्यापक शिक्षण के समय बालकों की रुचियों का भी ध्यान रखता है तो उनमें वह सफल जरूर होता है। नेक्स्ट है, यदि बालकों के प्रति शिक्षक का व्यवहार कठोर होता है तो वह अपनी छोटी छोटी बातों पर डांटता है, वह उनकी जो छोटी छोटी बातें हैं उन पर भी डांटता है, तो वह अनेक ध्यान को आकर्षित नहीं कर पाता है और बालकों के प्रति प्रेम और शिष्टता और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। BN ने बताया है कि जो शिक्षक हैं उनका व्यवहार कठोर नहीं होना चाहिए और उनको छोटी छोटी बात पे भी उनको नहीं डांटना चाहिए। नेक्स्ट है, जो कोलाहल है वो बालकों के ध्यान में विचलित करता है, अतः अनेक ध्यान को केंद्रित रखने के लिए शिक्षक को कक्षा का वातावरण शांत रखना चाहिए। उन्होंने बताया है कि बालकों को विचलित करता है कोलाहल और शिक्षकों को कक्षा का वातावरण शांत रखना चाहिए। नेक्स्ट है, ध्यान चंचल होता है और बहुत समय तक एक विषय पर केंद्रित नहीं रहता है, अतः शिक्षक को एक दो घंटे में एक विषय लगातार न पढ़ाकर भिन्न भिन्न विषय पढ़ाने चाहिए। इन्होंने बताया है कि शिक्षक को 1-2 घंटे एक ही विषय को नहीं पढ़ाना चाहिए और अलग अलग विषय को पढ़ाते रहना चाहिए, जिससे बच्चों का जो ध्यान है वह लगा रहे, क्योंकि बताया गया है कि जो ध्यान है वह चंचल होता है। आगे देखेंगे, बालकों के ध्यान को केंद्रित रखने के लिए शिक्षकों को पुराने विषय से संबंधित करना चाहिए। जो बात इसमें बताया गया कि बालकों का ध्यान है को केंद्रित करने के लिए शिक्षक को नए और पुराने विषय से संबंधित करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है,
पाठ को पढ़ाते समय कभी कभी ऐसा अवसर आ जाता है कि जब शिक्षक किसी बात को भली प्रकार से नहीं समझ पाता है और ऐसी दशा में बालकों का ध्यान को आकर्षित नहीं कर पाता है और शिक्षक प्रत्येक पाठ को पढ़ाने से पूर्व उसे अच्छी तरह नहीं समझा पाता है या उसे अच्छी तरह से तैयार उसको या उसे पढ़ाने से पहले जो अध्यापक है उसे अच्छी तरह से उसे तैयार कर लेना चाहिए।